नमस्कार, मैं अनुज कुमार। अपनी माटी के सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। इस बार के कार्यक्रम में आपको लिए चलेंगे कृषि विश्वविद्यालय की चरागाह में। उसके बाद चलेंगे नोनी यूनिवर्सिटी में, जहां साइंटिस्ट दे रहे हैं अदरक के बीज को सहेजने के टिप्स। उसके बाद सिरमौरी लहसुन की दुर्गति पर भी गहन चर्चा होगी और अंत में प्याज का हाल जानने चलेंगे कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में अपना फॉरेस्ट गार्डन तैयार हो गया है, जिसमें एक से बढ़कर एक घास लहलहा रहा है। तो आइए चलते हैं पालमपुर और देखते हैं इस गार्डन की विशेषता। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर कुछ ऐसे घास होते हैं जिनके चरने से पहाड़ी पशुओं का मीट विश्वविद्यालय आता है। इन्हीं घासों को सहेजने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ने अनूठा प्रयास किया है। अपनी माटी के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रेहान ने कृषि विश्वविद्यालय का दौरा किया। वहां पता चला कि यूनिवर्सिटी ने अपना फॉरेस्ट गार्डन यानी चरागाह तैयार की है, जिसमें ऊंची चोटियों पर पाए जाने वाले घास हैं। मसलन इसमें नीरू घास प्रमुख है। ये वह घास है जिसके खाने से पहाड़ी पशु का मांस वर्ल्ड क्लास आंका गया है। यूनिवर्सिटी की पहल कामयाब हो रही है, जिससे आने वाले समय में हमारे किसान और बागवान भाइयों को यह घास आसानी से मिल सकेगा। हमारी टीम ने कुलपति हरिंद्र कुमार चौधरी से बात की। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में फॉरेस्ट गार्डन किसानों का बड़ा मददगार साबित होगा। इस गार्डन में कई तरह की किस्मों के हेल्दी घास तैयार किए जाएंगे, ताकि हिमाचल में पशुधन को और मजबूत और समृद्ध किया जा सके। चारे की फसलों की महत्ता को देखते हुए डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उन्होंने एक फैसला लिया कि क्यों ना हर एक विश्वविद्यालय में एक फॉरेस्ट गार्डन बने। तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भी हमारे डायनेमिक फॉरेस्ट टीम डॉक्टर नवीन और इनके सहयोगी, इन्होंने एक फॉरेस्ट गार्डन की स्थापना की, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण घास उनको वहां पर लगाया है। इससे उन घासों को पहचानने में, उनको जानने में, उनकी महत्ता को समझने में हमारे विद्यार्थियों को, हमारे किसानों को और दूसरे सभी विजिटर्स को एक बहुत फायदा होगा। हमारे बच्चों को कई बार पता नहीं लगता कौन सा घास हमारे हिमालय का है, जो कि कई बार बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं हिमालय के एक महत्वपूर्ण घास की नाम लेता हूँ, नीरू घास, जो कि फेस्टुका एल्पाइनम है और ये स्नो बाउंड एरिया में होता है और इसमें फैट्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी महत्ता वहाँ के गद्दी लोग अपने भेड़ बकरियों को जब चराते हैं वही जानते हैं। वहाँ के इन भेड़ बकरियों की जो मीट की जो महत्ता है वो वर्ल्ड क्लास हो जाती है इस घास को चरने से। इस तरह से जब इनकी महत्ता बढ़ेगी, हमारे किसानों को, हमारे बागवानों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और हमारे बच्चों को जब इसका ज्ञान होगा इस फॉरेस्ट गार्डन के माध्यम से, तो हमारा इसमें और हम आगे अग्रसर होंगे और हिमाचल प्रदेश को, जिसमें कि चारे की फसलें बहुत कम लगाई जाती हैं, उसमें यहाँ के चरागाह और हमारे यहाँ कल्टीवेशन और ज़्यादा बढ़ेगी और इसमें अनुसंधान भी बढ़ेगा। हिमाचल के लिए अदरक की फसल बड़े मायने रखती है, लेकिन सड़न रोग से इसके बीज का बड़ा हिस्सा बेकार हो जाता है। प्रदेश के हजारों किसानों की उधेड़ बुन को खत्म करने के लिए अपनी माटी लाई है यह खास खबर। हिमाचल में किसान अक्सर शिकायत करते हैं कि अदरक के बीज को सड़न लग गई है। बीज के सड़ने से दो नुकसान होते हैं, एक तो बीज कम रह जाता है और दूसरे आगामी फसल के बम्पर होने की गारंटी छिन जाती है। अपनी माटी टीम के पास लगातार किसान ऐसी शिकायत लेकर संपर्क कर रहे थे। इस पर हमारी टीम ने नौणी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। वहां हमारी सहयोगी मोनी सूद ने वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष शर्मा से बात की। डॉक्टर मनीष ने कहा कि गठियों के तुड़ान के समय किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठियों के भंडारण से पैदावार कई गुना बढ़ सकती है। सड़न का एक ही कारण है और वह है गठियों का भंडारण न होना। डॉक्टर मनीष ने कहा कि अदरक की गठियों को तब निकालना चाहिए जब उसके ऊपर के कुछ पत्ते हरे और कुछ पत्ते पीले हो जाएं। इसके अलावा अदरक को पाला पड़ने से पहले ही निकाल लेना चाहिए। पाले से फसल को काफी नुकसान होता है।
इसके बाद 50 लीटर पानी के टब में उचित मात्रा में फफूंदी नाशक को 125 ग्राम मात्रा में डालें। गठियों के उपचार करने के लिए उन्हें 48 घंटों के लिए छाया में सुखाना है। ऐसा करने से बीज सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों, आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? हमें जरूर अपना फीडबैक दें। अनुसंधान क्षेत्र में स्वागत है। पिछली बार हमने आपसे बातचीत की थी कि अदरक का स्वस्थ उत्पादन कैसे करना है। अब बारी आती है कि अदरक का बीज के लिए जो गठियां आपने रखनी है उनका तुड़ान, उनकी हार्वेस्टिंग कब करनी है और उसके बाद उनका सुरक्षित भंडारण कैसे करना है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं गठियों से आपने अगले वर्ष अपने खेतों में अदरक का उत्पादन लेना है। और अगर गठियों का भंडारण सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा, बीमारी रहित होगा, तो आने वाले वर्ष में जो पैदावार है आपकी अदरक की वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अदरक में हमें एक बीमारी है जो सबसे अधिक नुकसान करती है और वो है गट्ठी सड़न रोग। और वो गट्ठी सड़न रोग या तो मिट्टी से आएगा या फिर अगर हम गठियों का सुरक्षित भंडारण नहीं करेंगे तो वहां पर भी उसके आने की संभावना रहती है। अभी आप देख सकते हैं हमारे इस खेत में गठियों का हम जो है वो उसको निकाल रहे हैं खेत से, और जो निकालने की कसौटी है, जो पैमाना है, वो आप देख सकते हैं कि अब कुछ ही पत्ते अदरक के ऊपरी भाग में हरे रह गए हैं, बाकी सूखने शुरू हो गए हैं। या मैं ऐसा कहूं कि आप अदरक को पाला पड़ने से पहले निश्चित रूप से निकाल दें। नौनी के क्षेत्र में पिछले 1-2 दिनों से पाला पड़ना शुरू हुआ है और आप शुरुआती देख भी सकते हैं कि किस तरह से थोड़ा सा नुकसान हमारे ऊपरी भाग को होने लगा है। और अगर हम 1 सप्ताह तक इस अदरक को नहीं निकालते हैं तो वो पाले का नुकसान ऊपरी भाग से होता हुआ गठियों तक पहुंच जाएगा और गठियों को बीमारियों की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए इस समय आप गठियां निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं एक हमने गट्ठी पीछे लगाई थी और ये पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी है, भंडारण के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसको अब हम निकालेंगे। इसके बाद बड़ी सावधानी से हमने इन डंठलों को इन गठियों से अलग करना है। इस तरीके से करना है कि गठियों के ऊपर कोई नुकसान ना हो, नहीं तो वहां से भी बीमारी लगने की जो है वो संभावना बढ़ जाती है। इन गठियों को निकाल लेंगे और उसके बाद लगभग 1 दिन तक इनको कहीं छायादार जगह पे इनको डंठलों से किनारे करके सुखा लेंगे। सुखाने के बाद अगला जो हमारा चरण है वो गठियों के उपचार का है, क्योंकि ये बीमारी बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर किसान हमें बताते हैं कि अगर वो उस बीमारी का समाधान हम नहीं करते हैं तो कई बार पूरा का पूरा अदरक जो हम भंडारण खातियों में करते हैं और जब हम निकालते हैं अगले वर्ष उसको अप्रैल में, तो देखते हैं कि उस गट्ठी सड़न रोग से, जिसको राइजोम रॉट कहते हैं, वो गठियां पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी होती हैं और किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। प्रदेश में इन दिनों प्याज की पनीरी को रोपने का दौर है और इस मसले को लेकर अपनी माटी टीम ने किसानों के लिए प्याज की पनीरी का हिसाब किताब खंगालने का प्रयास किया है। पेश है हमीरपुर से ये रिपोर्ट। हिमाचल में इन दिनों प्याज की पनीरी रोपने का दौर है। किसान भाई लगातार खेतों में या तो पनीरी रोप रहे हैं या फिर खेत तैयार कर रहे हैं। प्याज की पनीरी को लेकर हमारी टीम ने हमीरपुर के कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा का दौरा किया। बड़ा केंद्र में करीब 15 क्विंटल प्याज की पनीरी तैयार हुई है। यह पनीरी किसानों को 150 रुपए प्रति किलो दी जा रही है। खास बात यह है कि किसानों को पनीरी मिट्टी झाड़कर दी जा रही है। ऑर्गेनिक तरीके से तैयार पनीरी में बीमारियां कम लगने की आशंका है। किसान दिसंबर व जनवरी माह में प्याज की पनीरी लगा सकेंगे। 1 किलो प्याज की पनीरी 1 मरले भूमि में लगा सकते हैं और 1 कनाल भूमि में 15 से 20 किलो पनीरी की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल इस पनीरी की डिमांड हमीरपुर के अलावा कांगड़ा, ज्वालामुखी और मंडी जिला से भी आ रही है। इस केंद्र पर किसानों का भरोसा बढ़ रहा है। नमस्कार, तो इस वक्त हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र के सब्जी प्रभारी डॉक्टर चमनलाल चौहान जी। ये आपको आज प्याज की पनीरी के बारे में, कुछ कृषि और अन्य कृषि के बारे में किसान भाइयों को कुछ बताना चाहेंगे।
किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो समय समय पर किसानों के लिए जो है वो सब्जियों की पौध तैयार करता रहता है, ताकि ये जो पौध है वो किसानों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है इस पौध को ले जा करके अपने खेतों पे यहाँ पे पैदा कर सकें, सब्जियां पैदा कर सकें। क्योंकि पौध तैयार करना जो है ये एक उच्च तकनीकी का काम होता है और जिसको हर एक किसान जो है वो नहीं कर पाता है। तो किसानों की भलाई के लिए जो है ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो विभिन्न सब्जियों के जो है वो समय समय पर जो है वो पौध तैयार करता रहता ही है। आजकल आपके सामने जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे प्याज लगाने का समय लगा हुआ है, तो हमने प्याज की जो है ये पौध तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितना अनुमान है कि कितनी पनीर इस वक्त आप किसानों को प्रबंध करवा देंगे, उपलब्ध करवा देंगे? हमारी कोशिश ये है कि हमने इस साल का जो टारगेट रखा हुआ है वो इस 12 से लेकर के 15 क्विंटल के लगभग जो है वो हम प्याज की पौध तैयार करेंगे और किसानों को इसको जो है वो सप्लाई करेंगे। सर, ये जो प्याज की पौध आप किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं, इसको लगाने के लिए उचित समय कहाँ तक, कब तक है? देखो, जो इसको ट्रांसप्लांटिंग का जो टाइम है वो इसको दिसंबर या जनवरी के महीने में हम ज़्यादातर जो है रिकमेंड करते हैं। हालांकि हम किसानों को ये सलाह देते हैं कि जिन्होंने ज़्यादा कमर्शियली व्यावसायिक स्तर पे प्याज को लगाना है वो प्याज को जो है वो जनवरी के महीने में लगाएं, क्योंकि प्याज जब जनवरी के महीने में हम लगाते हैं तो इसमें बीमारी लगने की संभावना जो है वो बहुत कम रहती है। और दूसरा ये होता है कि यदि प्याज को हम दिसंबर में लगाएंगे या जनवरी में लगाएंगे तो दोनों समय का लगाया हुआ प्याज जो है वो एक ही समय में तैयार होता है। तो यदि जनवरी में लगाएंगे तो आपके जो मेहनत है वो एक महीने की मेहनत जो है वो बच जाती है। सर, कितने दिनों में या कितने महीनों में ये जो प्याज की आपकी फसल है ये तैयार हो जाती है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो प्याज की पौध है ये करीब करीब जो है ये 1.5 से 2 महीने जो है वो तैयार होने में ले लेती है। इसको हम 15 अक्टूबर के बाद जो है वो बीज की बिजाई करते हैं और ये करीब करीब जो है वो 15 दिसंबर के लगभग जो है वो तैयार हो जाती है। और इसी तरह यदि इस फसल की बात करें तो ये जो है वो ट्रांसप्लांट जिसके बीज की बिजाई से लेकर के जो है और जब इसमें गांठें बन जाती हैं तो गांठों तक बनने का जो है वो 7-8 महीने का टाइम जो है वो इसमें लग जाता है। सर, किसान भाइयों को ये पनीर आपसे यहाँ ले जाते हैं प्याज की पौध, लेकिन उनको अनुमान नहीं होता कि कितनी ज़मीन में कितने ये प्याज की पौध लगानी चाहिए। तो इसके लिए आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कितनी ज़मीन में कितनी प्याज की पौध लगाई जाए? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि किसानों को ये पता नहीं होता है कि एक कनाल में एक मरले में कितना प्याज लगना है, तो वो अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि हमने कितना प्याज कहाँ से खरीद करके लाना है। यही और इसी तरह यदि इस फसल की बात करें तो ये जो है वो ट्रांसप्लांट जिसके बीज की बिजाई से लेकर के जो है और जब इसमें गांठें बन जाती हैं तो गांठों तक बनने का जो है वो 7-8 महीने का टाइम जो है वो इसमें लग जाता है। सर, किसान भाइयों को ये पनीर आपसे यहाँ ले जाते हैं प्याज की पौध, लेकिन उनको अनुमान नहीं होता कि कितनी ज़मीन में कितने ये प्याज की पौध लगानी चाहिए। तो इसके लिए आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कितनी ज़मीन में कितनी प्याज की पौध लगाई जाए? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि किसानों को ये पता नहीं होता है कि एक कनाल में एक मरले में कितना प्याज लगना है, तो वो अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि हमने कितना प्याज कहाँ से खरीद करके लाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्याज की अवस्था के ऊपर निर्भर करती है। साधारणतः 1 किलोग्राम प्याज जो है वो एक मरले के लिए पर्याप्त होता है, या किसी ने एक कनाल एरिया में लगाना है तो उसको जो है वो 15-20 किलो जो प्याज है वो पर्याप्त होता है। ठीक है सर, इसके बारे में इसको के ऊपर जैसे किसान भाई जैसे इसको लगा देंगे प्याज की पौध को, तो इसके ऊपर कोई स्प्रे या कोई दवाइयों का छिड़काव करने की जरूरत तो नहीं है? देखिए, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि किसान ने कहाँ से पौध जो है वो खरीदी हुई है, क्योंकि कई पौध जो है वो अच्छी नहीं होती है। अच्छी ना होने की वजह से वो स्प्रे जो है वो ज़्यादा करने पड़ते हैं। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र का जो मेन मकसद है वो ये है कि किसानों को अच्छी पौध उपलब्ध करवाई जाए, अच्छी क्वालिटी वाली हो जिसमें कि बीमारी लगने की संभावना जो है वो बहुत कम रहे। तो यहाँ से जो भी किसान हमारे ये पौध ले जाते हैं उसमें किसी भी बीमारी लगने की कोई संभावना जो है वो नहीं रहती है। इसके बावजूद भी यदि कोई बीमारी लग जाती है तो जैसे ही बीमारी के लक्षण प्राप्त होते हैं आप हमसे जो है वो संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हम उसका जो है वो उपचार उस टाइम जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के सब्जी विशेषज्ञ डॉक्टर चमनलाल चौहान जी, आपका दिव्य हिमाचल टीवी पे धन्यवाद, जो आपने किसान भाइयों को इतनी जरूरी और महत्वपूर्ण सूचनाएं दी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। देश भर में एसएसपी के मसले पर किसान आंदोलन चल रहा है। प्रदेश के सिरमौर जिला से भी अदरक के कम दामों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मसले को बुलंद कर दिया है। इसे सिरमौर जिला के किसानों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस बार उनके अदरक को भाव नहीं मिल पा रहा है। जिला में लगातार तेजी से अदरक के दाम गिर रहे हैं। 50 से कम होते होते अब सिरमौर के अदरक के दाम 8 से 10 रुपए किलो तक आ गए हैं।
किसानों का कहना है कि 1 किलो अदरक पर 40 रुपए खर्च आता है। ऐसे में 8 रुपए किलो फसल बिकने से उन्हें भारी घाटा हो रहा है। कई किसानों का कहना है कि काश अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो जाए तो हिमाचल में इस फसल की यूं दुर्गति ना हो। किसानों का कहना है कि बीते वर्ष मार्च माह में अदरक की फसल 70 रुपए प्रति किलो तक बिकी थी, लेकिन इन दिनों हालत खराब है। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसमें मेहनतकश किसानों का क्या दोष। खैर, कुछ किसान अदरक को खाती में पारंपरिक तरीके से स्टोर कर रहे हैं। सवाल फिर वही है, अगर किसानों को सम्मानजनक रेट मिल जाए तो यह सारा झंझट ही खत्म हो जाए। दूसरी ओर किसान सभा के जिला अध्यक्ष रमेश वर्मा ने मांग उठाई है कि अदरक का समर्थन मूल्य 50 रुपए किलो होना चाहिए। मैं रमेश वर्मा, अध्यक्ष किसान सभा जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। हमारी सरकार से मांग है कि इस साल अदरक का कोई रेट नहीं है, कोई मूल्य नहीं मिल पा रहा है और अदरक जो है हमारे यहाँ 3 रुपए, 4 रुपए, 8 रुपए किलो आजकल बिक रहा है, जबकि इसकी 40 रुपए प्रति किलो इसकी पैदा करने की लागत बैठती है। यदि किसानों को 50 रुपए किलो के दाम मिलते हैं तो वो अदरक खेती करने के लायक होता है, उसे लाभकारी मूल्य भी मिल सकता है। तो हमारा मानना है कि बहुत सालों से अदरक की रेट का कोई वो नहीं रहता। जब हम बीज लगाते हैं तो उस वक्त 100 रुपए किलो मिलता है और आज 5 रुपए किलो भी अदरक बिक रहा है। भारत सरकार से हमारी मांग है कि इसका भी समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। वैसे तो हिमाचल की किसी भी फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर धान, गेहूं और जो बाजरा है, इस तरह की चीजें हैं, वो हमारे यहाँ होती नहीं है बेचने के लिए। हमारे यहाँ ऑफ सीजन सब्जियां होती हैं जिसका मूल्य हमें कभी मिल नहीं पाता। कभी 2 रुपए किलो टमाटर बिकता है, कभी अदरक 5 रुपए किलो बिकता है, कभी लहसुन 15 रुपए 20 रुपए किलो बिकता है। तो इस प्रकार हर साल किसान किसी ना किसी रूप में घाटे में रहता है और बहुत सारे आड़तीये जो है वो पेमेंट नहीं दे पाते हैं, नहीं मिल पाती है और किसान को जो है घाटा उठाना पड़ता है। सरकार से हमारी मांग है कि हिमाचल के किसानों की मांग भी सुनी जाए और इन सारी फसलों का समर्थन मूल्य, फलों का समर्थन मूल्य भी घोषित हो, ताकि किसान घाटे में ना रहे। धन्यवाद। और अब चलते चलते एक्सपर्ट की सलाह, फूल गोभी और पत्ता गोभी में नाइट्रोजन खाद डालने का सही वक्त। मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा का दावा, नए कृषि बिलों से 90% किसान संतुष्ट, विपक्ष पर फोड़ा ठीकरा। और रामपुर में किसान संघर्ष समिति का गुस्सा फूटा, सीएम को भेजा ज्ञापन, तीनों नए कृषि कानून वापस लेने की मांग। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।